हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और आज हम पढ़ेंगे 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम करेंगे। तो काजल जी, देखिए आपने कहा था कि अदर स्टेट के भी मैम करा दीजिए, तो देखिए पहले हम यूपी के जो है कर लेते हैं, फिर जो है इसके बाद अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी इसके अलावा जो करंट में भी हो रहे हैं उनको भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए, अभी हमने जो है इसमें जो है किया है 2013 का, अब हम 16 का करते हैं डिस्कशन, जो कि 2 पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, और सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहें और मुझे बताते रहें। देखिए 50 डेज सीरीज भी हमारी कंप्लीट होने को ही है। 43 नंबर की क्लास आज आप लोगों को मिल गई है, तो बस उसमें 7 क्लास बची हैं। उसके बाद अब जो है अन्य चीज़ें और क्या कवरअप करनी है वो बता दीजिए। और काजल जी, जो आपने बताए हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में भी जो कुछ चीज़ें बाकी हैं उनको भी कवर करेंगे, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको बिल्कुल से बिल्कुल हम करेंगे। थैंक यू फॉर सजेशन। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए एक चीज़ और है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं हम, क्योंकि समय का मेरे पास भी अभाव है। फिर भी ये है कि जितनी हो पा रही है उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार के जो है जन्म के समय शुरू होता है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, तो ये बात मतलब सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये मेरी बुक से ही है, एक फोटो खींचकर हमने पीडीएफ बना ली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके हमने डाउनलोड नहीं किया है, इसलिए इसमें पहले से ही सब मतलब हल-वल है, और जहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बुक से ही बना लेते हैं जिसमें मैंने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है सत्य, बी है असत्य, सी है संबंधित नहीं है, डी है विवादित। तो देखिए सामाजिक व्यवहार जन्म से ही शुरू होता है, तो ये बात क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी असत्य। क्योंकि क्या होता है, देखिए जन्म के समय शिशु तो ना तो सामाजिक होता है ना, ना कि जो है वो असामाजिक होता है। उसको असामाजिक, अगर वो सामाजिक नहीं तो उसको हम असामाजिक भी नहीं कह सकते हैं। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से ही हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक, तो बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है, क्योंकि उसकी जो है उसमें संपर्क में वो आता नहीं समाज की बच्चा। आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक गुणों से सुशोभित होता है, और कुछ वर्षों बाद वह सामाजिक प्राणी कहलाने लग जाता है। बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्था के अनुसार ग्रहण करता है, अर्थात सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। यह कथन क्या है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर बिल्कुल भी जो है कह सकते हैं वो सोशलाइजेशन वाली जैसी चीज कुछ नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम असामाजिक कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया आंसर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ईर्ष्या एक डैश 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 भावना है। ठीक है, तो ईर्ष्या कैसी भावना है, आइए देखते हैं। ए है जन्मजात, बी है अतिरिक्त, सी है सकारात्मक, डी है नकारात्मक। ठीक है, तो ईर्ष्या हमारी एक मिनट कैसी भावना है, तो इसको हम कर लेते हैं। हमारी ये ईर्ष्या जो है आंसर हो जाएगा डी, नकारात्मक भावना है। ठीक है, ईर्ष्या क्या है, तो ये नकारात्मक भावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या, और ज़्यादा इसमें जो है इसमें हम इसको पढ़ा ही रहे हैं, तो ज़्यादा जो है इसमें डिस्क्राइब करना नहीं है, हम जो है देखते हुए चल रहे हैं अपना कि जो है क्या क्या अन्य चीज़ें हैं। देखिए ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। ईर्ष्या के मूल में अप्रसन्नता होती है और इसकी उत्पत्ति क्रोध से होती है। सबसे बड़ी बात एक आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ आप प्रश्न ना देखिए, देखिए प्रश्न सब लोग कर लेंगे, सबके पास बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास भी बुक ही है, तो अपना पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो हम उसके बाद और चीज़ें बताते हैं या डिफाइन करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर अगला कोई बात तो समझा रहा होता तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न को जो हम डिफाइन कर रहे हैं महत्वपूर्ण वो है आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्न से बिल्कुल सेम प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो 4 टॉपिक है उससे प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न के इर्द गिर्द की चीज़ें, सारी आसपास की चीज़ें हम समझते हुए पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, भले ही हम इसको 2 पार्ट में पढ़ें या 3 पार्ट में पढ़ें, लेकिन क्योंकि अगर जल्दीबाजी बस कर लेने से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक खाना पूर्ति हो जाएगी। इसलिए क्या करना है हमको, आराम से करना है, हर चीज़ समझते हुए चलना है,
क्योंकि देखिए जैसे अगर आपने टारगेट बना लिया, सोच रहे हैं कि आप हम जो है 100 पेज आज हम पूरा कंप्लीट करके पढ़ लेंगे पतरा जल्दी जल्दी उसको पढ़ लिया, 100 कंप्लीट हो गया, समझ में कुछ भी नहीं आया। अब उस 100 में से अगर प्रश्न आ रहे हैं आपको कुछ समझ में ना, भले ही आप जो है 10 पेज पढ़े, 15 पेज पढ़े या जो है 5 ही पेज पढ़े, लेकिन जितना पढ़े उतना बिल्कुल कायदे से जब पढ़ लेंगे तो अगर वहां से प्रश्न आएगा तो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो टारगेट भले छोटा बनाइए लेकिन उसको कंप्लीट करिए, उसको पूरा समझते हुए पढ़िए। ठीक है, तो आइए देखते हैं ईर्ष्या के बारे में। ये ईर्ष्या जो है कि मूल में अप्रसन्नता होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो क्रोध से होती है। ईर्ष्या की उत्पत्ति में बालक क्या करता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, और फिर जो है प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं में वह आक्रामक व्यवहार करता है, जैसे कि काटना, नोचना, धक्के देना, ना ऐसे जो है व्यवहार वो करता है। तो ईर्ष्या क्या है? एक नकारात्मक व्यवहार है या भावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी है उष्मायन, सी है शोथ, डी है पेचिश। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होने वाला है ए सही हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। देखिए सूक्ष्म जीवों से जो दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि जो सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन है उसी से वो क्या करता है? अन्य रोगों का एक कारण बनता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है म्यूकर, एस्पारजिलस और इरगार्ड जैसे कवक डैश 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 और डैश 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 के सामान्य दूषक होते हैं। तो ये जो है इस म्यूकर, एस्पारजिलस और इरगार्ड जैसे कवक कहाँ के हैं? तो ये देख लीजिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल रोटी और अनाज। तो इसको हम जोड़ लेंगे क्योंकि देखिए म्यूकर, एस्पारजिलस और इरगार्ड जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक हैं, यानी कि ये चीजें इसको दूषित करती हैं। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक कह सकते हैं, फंगस है ना, एंटी फंगस होता है ये। तो ये जो है इनके नाम है म्यूकर, एस्पारजिलस और इरगार्ड। तो ये क्या करते हैं? हमारी जैसे डबल रोटी होगी, डबल रोटी देखिए कैसे बनती है? तो खमीरीकरण की प्रक्रिया से बनती है। और आप चीज जान लीजिए कि खमीरीकरण में क्या बढ़ जाता है? तो पाचनशीलता बढ़ जाती है। लेकिन जब खमीरीकरण करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये सारी चीजें जल्दी लग जाती हैं, तो इससे भोजन हमारा दूषित हो जाता है और अनाज में भी ये लगता है। तो ये सारी समझ लीजिए। फिर चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा म्यूकर, एस्पारजिलस और इरगार्ड जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन अपनी लगभग डैश 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 मजबूती खो देता है जब गीला होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने आज भी है कि कल क्लास पढ़ाई है, तो जैसे रेशम का टॉपिक हो गया, ऊन का हो गया, तो उसमें हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको डिफाइन करते हुए चलते हैं। तो ए है 20%, बी है 50%, सी है 30%, डी है 40%। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन डी 40%। और यहीं पर आप लोग हमको ये बताइए कि कपास जब गीली अवस्था में होता है, देखिए यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ लिख रहे हैं हम कपास, कपास को आप बताइए गीली अवस्था में वो क्या करता है? उसकी मजबूती घटती है कि बढ़ती है? और अगर घटती है तो कितने प्रतिशत, बढ़ती है तो कितने प्रतिशत? तो ये हो जाएगा उसमें 30%। ठीक है, 30% तक की मजबूती बढ़ जाती है। कपास का जो रेशा होता है उससे बने जो वस्त्र होते हैं तो वो 30% तक की उनकी मजबूती बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऊन की 40% तक कम हो जाती है। ऊन जो है क्या है? ऊनी रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे अधिक निर्बल होता है या कमजोर होता है। इसकी तन्यता और तनाव सामर्थ्य है ना, टेंसिल जो है स्ट्रेंथ भी कम रहती है। सूखा रहने पर जो कुछ शक्ति इसमें रहती है वह भीगने पर लगभग 40% तक की कम हो जाती है और ये अपनी मजबूती खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। डैश 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 रेसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। देखिए जितना भी हम जो है आप लोगों को समझा रहे थे सब वैसे ही प्रश्न देखिए मिल रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, ए है फ्लैक्स, बी है प्रोटीन, सी है नायलॉन, डी है रेयान। देखिए मेरी इसी जो 50 डे सीरीज है 45 से सॉरी इधर 40 से लेकर के 43 तक में ही देखिए आपको ये सारे टॉपिक मिले होंगे जितने हमने समझाए होंगे। प्रश्न भले वो ना रहा हो लेकिन ये सारी चीजें जो है डिस्कशन के अंतर्गत आई हैं, चाहे वो रेशा हो गया हो, चाहे ऊनी हो, चाहे रेशम का हो, चाहे जो भी चीजें हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन रेशे क्या करते हैं? जलने की बदबू देते हैं, किसके? बाल जैसी। ठीक है, बाल जैसा, क्योंकि क्या होता है पहचान के लिए रेशे को जलाकर, अभी आज ही जैसे प्रश्न था दहन परीक्षण
है ना, दहन परीक्षण। तो उसमें दहन करने में क्या है, हम जो है रेसे को जलाकर ही तो देखते हैं। जैसे कपास हो गया तो वो कैसी जल लो, पीली लो के साथ जलता है, और वो जो है जलने के बाद वो जो राख छूट जाती है उसमें, और वो कागज के जैसा जलता है, और कागज जलने की जैसी गंध आती है। और इसमें क्या होता है, रेशम और ऊन में जो है बाल के जैसे कि जो है गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये एक प्रोटीन रेशा है, जलने पर जान तो गंध आती है, ठीक वैसे ही जैसे कि पंख या बाल के जलने पर। क्योंकि ये क्या होता है, रेशों से जो जानवर होते हैं उनकी जो खाल होती है, ऊपर जो बाल होते हैं उनको उतारा जाता है और उसी से ये वस्त्र बनते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और एक चीज आप बताइए, जान लीजिए प्रश्न में, कि जो जानवरों के शरीर से जो बाल उतारने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्काउरिंग। ठीक है, और ये प्रश्न 2021 टीजीटी का 2 प्रश्न आए थे, एक स्काउरिंग से था और एक था बोलनी ऊन का प्रश्न। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। अगला है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स डैश 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 के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो 840 यार्ड्स है उस धागे के झुंड को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हैंग, बी है पाउंड, सी है नंबर 1, डी है काउंट। देखिए धागों के झुंड में लंबाई 480 यार्ड्स को हैग के रूप में हम जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, हैंग। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूत से बुना प्लेन रेशा कहलाता है। आइए देखते हैं क्या कहलाता है। ए है हमारा शिफॉन, बी है क्रीप, सी है कैलिको, डी है जारजेट। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैलिको। एक मिनट, ठीक है, कैलिको। सूत से बुना प्लेन रेशा हमारा क्या है, तो कैलिको है। प्लेन जो है बुना रेशा, प्लेन व्यू, यह बुनाई सबसे साधारण तरीके से होती है। इसमें केवल 2 ही हार्नेस होते हैं तथा 2 ही पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है। और एक चीज यहाँ पर आप जान लीजिए, तो हमें बताइए कि जो है क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इन रेखाओं को। ठीक है, तो हार्नेस में जो लगे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं ताने, ठीक है, ताना कहते हैं। और ये जो है हमारा होता है बाना। इसको ही हम क्या कहते हैं, तो फिलिंग का धागा कह सकते हैं या भराई का धागा कह सकते हैं। ठीक है, और ये प्लेन जो है रेशे से बने हुआ रेशा कैलिको। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्राडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश 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 अभिसूचक कहलाता है। तो देख लेते हैं क्या कहलाता है। ए है फल, बी है वनस्पतिक, सी है दुग्ध, डी है ग्लाइसेमिक। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ग्लाइसेमिक। आइए इसको समझ लेते हैं। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्राडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ग्लाइसेमिक अभिसूचक कहलाता है। और ये जो है ग्लाइसेमिक अभिसूचक के तौर पे इसको हम जानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश 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 के उत्तर जीवों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं संस्था को केयर। ठीक है, फुल फॉर्म कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना हुई। देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। अगर यहाँ पर आ जाए कि कब हुई स्थापना, तो और इस लाइन में ही लिखा हुआ है तो 1949। किस लिए हुई, तो फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो लोगों को जो है रिलीफ पहुंचाने के लिए या उसकी मदद के लिए। तो हमारा ऑप्शन है ए पहला विश्व युद्ध, बी है शीत युद्ध, सी है दूसरा विश्व युद्ध, डी है कारगिल विश्व युद्ध। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के जो है उत्तरजीवियों को, उसके बाद के लोगों को मदद करने के लिए केयर की स्थापना 1945 में की गई। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ जो है डैश 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 चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। यानी कि सूत जो है किस चरण में कताई के लिए तैयार होता है, प्रश्न ऐसा कह रहा, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया गया है। ए है कार्डिंग, बी है बॉलिंग, सी है सिल्वरिंग, डी है कॉम्बिंग। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं चारों ऑप्शन के बारे में, फिर हम करेंगे आंसर। कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई करना, आप लोग जानते हैं। और इस किस में होता है, तो ये कपास रेशे में होता है। जब जो है रेशे से गंदगी निकालना
और गिनिंग प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो जो रेशा होता है उससे बीज निकालने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। कार्डिंग धुनाई को कहते हैं। बॉलिंग उसके छोटे छोटे बॉल बनाना होता है। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना या फिर रेशे को समानांतर करना। ऐसे भी हो सकता है कि रेशे को समानांतर कौन से चरण में, या फिर कॉम्बिंग, तो ये समझना है। रेशे को समानांतर कर देते हैं, उसको झाड़ते हैं, या कंघी करना। और सी है सिल्वरिंग। तो इसी प्रक्रिया में सूत हमारा कताई के लिए तैयार होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इंटरलॉक हो जाने इसकी ऊनी रेशे की विशेषता डैश कहलाती है। तो जो ऊनी रेशा है वो इंटरलॉक होने की विशेषता क्या कहलाती है, ये देखते हैं। देखिए बहुत प्रश्न आसान है लेकिन सिर्फ इसको घुमाया गया है, इंटरलॉकिंग। तो आप जो कपड़े के किनारे पर पहुंचेगा दिमाग, लेकिन यहाँ उससे नहीं मतलब है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फेल्टिंग, बी है संरचना, सी है सिकुड़ना, डी है केराटिन। तो केराटिन जो है ये प्रोटीन पाया जाता है आपके जांतो रेशे में। ये याद रखिएगा कि जो प्रोटीन युक्त रेशा है आपका, उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। आंसर हमारा होने वाला है ए, फेल्टिंग। ठीक है, फेल्टिंग में क्या होता है, इसी में जो है हम कह सकते हैं कि जो फेल्टिंग में क्या करते हैं, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, जो पहले कॉम्बिंग करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बचते हैं या वैसे जो होते हैं, उनको जो है ताप और दाब की सहायता से हम क्या करते हैं, नन्हे रेशों को ताप के प्रभाव से प्रभावित करके उसमें हम जो है दबाव डाल देते हैं, जमा कर देते हैं। और फिर जो ऊनी वस्त्रों से, जैसे वस्त्र होते जैसे पट्टू हो गया, नमदा हो गया, कम्बल आदि बनाते हैं। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशे की विशेषता फेल्टिंग कहलाती है। ठीक है, फेल्टिंग। और इसी से नमदा और जो ये बांटे जाते हैं कम्बल वगैरह और अनेक चीजें, तो ये इसी प्रक्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ढाका मसलिन जो बुने हुए पैटर्न है वो किस नाम से जाने जाते हैं। ए है हमारा जामदानी, बी है चंदेरी, सी है बालूचर, डी है बूटिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, जामदानी। ठीक है, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी के नाम से जाने जाते हैं। ढाका मसलिन जो इस पैटर्न पे बुनते हैं वो कपड़े किस नाम से, जामदानी के नाम से। और ये कहाँ का है ये याद कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये यहाँ तो नहीं लिखा है नोट्स, हम बता रहे हैं पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए। नेक्स्ट है हमारा, डैश 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 चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। ए है दिल्ली, देखिए अभी हमारी 50 डेज सीरीज आई थी टॉपिक वाइज की, उसमें ये सारी चीजें थी। बी है बम्बई, सी है गोवा, डी है लखनऊ। तो देखिए हम आंसर करने चल रहे हैं, करेक्ट हमारा हो जाएगा डी, लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। चिकनकारी में मुख्यतः साटिन स्टेम, मूरी तथा हैरिंग बोन टाके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बखिया और विभिन्न टाकों की मदद से नमूने के अलग अलग भाग को दर्शाया जाता है। और जाली टाकों से चिकनकारी का काम अधिकतर साड़ियों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुष की टोपी हो गई, गमछे, दुपट्टे, अनेक प्रकार के कपड़े ये बनाए जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, शैडो वर्क, ये सारी चीजें भी इसी को कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ क्या होने वाला है, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो भाई क्या है, इसको देख लेते हैं। ए है सत्य, बी है असत्य, सी है संबंधित नहीं है, डी है विवादित। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, दिया गया कथन क्या है, तो वो हमारा सत्य है। तो आंसर हमारा होने वाला है करेक्ट ए, सत्य। अगला प्रश्न है देखते हैं। डैश नाम जो है वर्ताव असाधारण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचलित हो जाता है। क्या हो जाता है ये देखते हैं। ए है कार्यसूची, बी है जीव, सी है गति, डी है आदत। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, आदत। आदत नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो दोहराया जाता है तो स्वचलित हो जाता है। भाई आदतन हम हर चीज कार्य करने लगते हैं, किसी भी चीज को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है, जो डैश कहलाती है, यानी कि 1 लाख तक की कार्यात्मक इकाइयां होती, उनको जुड़ करके गुर्दे का निर्माण होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ए है न्यूट्रॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है अम्ल, डी है औषधियां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है, ऑप्शन हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी है, जो कि नेफ्रॉन कहलाती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। फिर चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है। तो यहाँ पर देख लेते, ए है नयन, बी है फेफड़ा, सी है हृदय, डी है गुर्दा। देखिए डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, गुर्दा। गुर्दे के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया गुर्दे के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, रेबीज को डैश भी कहते हैं। रेबीज को, यानी कि रेबीज देखिए किससे होने वाला रोग है, तो ये कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। कुत्ते, उसमें लार में जो है बैक्टीरिया होता है, जो कि वो ऐसा जो है कुत्ता काटने पर ये रोग हो जाता है। कौन सा है, रेबीज। आंसर है ए अतिभय, बी है जल भय, सी है वायु भय, डी है समृद्धि भय। तो करेक्ट आंसर यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन बी, जल भय। ठीक है, रेबीज को जल भय भी कहते हैं, जो पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है, और इसको हम बता दे रहे हैं, एक इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी इसको कहते हैं। अगला ये देखते हैं प्रश्न, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर को कहते हैं। देखिए ये भी अभी 50 डेज सीरीज में आपको लगभग बहुत सी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें वहीं पर आपकी कंप्लीट है, लेकिन बस जरूरत है आपको उसको ध्यान से पढ़ने, ध्यान से देखने की। तो इसलिए प्लेलिस्ट पे जाइए, जो है 50 डेज सीरीज हमारी खोलिए सारे। मैं तो ये कहती हूँ कि डेली आप एक एक करके या 2-2 लिख डालिए, डेली क्लास चलाइए। अगर 35 क्वेश्चन है तो वो सारे नोट डाउन कर लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें 50 डेज सीरीज आप उतार लीजिए। हम बता रहे हैं आपसे कि वो जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण होगा। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न है वो 50 डेज सीरीज में हमारी जरूर मिलेंगे आपको। ए है प्रथम, बी है आरंभिक, सी है तृतीय, डी है अंतिम। गर्भावस्था के प्रथम 3 जो है माह के ट्राइमेस्टर को हम क्या कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए प्रथम। ठीक है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह को प्रथम ट्राइमेस्टर कहते हैं, और यहाँ पर हम अगले लिखे दे रहे हैं। एक जब हो जाए, ये पहला हमारा कब से कब तक है, तो 1 से 3 माह हो गया। हमने बताया था आपको अभी जल्दी ही कि जो है इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 3 से 6 माह, तीसरा हो जाएगा 6 से 9 माह। ठीक है, ये हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, और इसी में जो है टिटनेस का टीका भी लगाया जाता है दूसरी ट्राइमेस्टर में, पहली ट्राइमेस्टर के लास्ट में, और एक जो है दूसरा टीका दूसरी ट्राइमेस्टर के बीच में लगता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डैश 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 आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रम में से एक है। आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सबसे ज्यादा बड़ा कार्यक्रम, या कह सकते हैं कि जितना सोचा गया उससे ज्यादा बड़ा कार्यक्रम इनमें से एक है, तो वो कौन सा है। प्रश्न में सिर्फ इतना पूछा गया है, तो आइए देखने चलते हैं। ऑप्शन ए है NIN यानी कि निन, फिर है बी ICMR, फिर सी है ICDS, डी है WHO। देखिए ये 4 संस्थाएं दी गई हैं, इनमें से करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन सी ICDS। ठीक है, ICDS क्या है, तो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और जो है सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कार्यक्रम और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन बाकी चलिए हम और अन्य संस्थाओं के बारे में भी समझते हैं। तो निन ये क्या है, पोषण संस्थान है, हैदराबाद में स्थित है। दूसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है ICMR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन मेडिकल काउंसलिंग रिसर्च। ठीक है, और डी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ICMR ये जो है ये भी बच्चों के लिए जो है गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें जो है और कार्य करती है। ICDS और WHO इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और ICDS की स्थापना भी हम बता दे रहे हैं ये हुई थी 1973
फाइव में, ये कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। 1975 में हुई थी, WHO की 1948 में हुई थी। ठीक है, और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसी के तहत जो है, जो आप बाल आहार, पुष्टाहार, जो आंगनबाड़ी केंद्र में दलिया वगैरह मिलती है, जो गर्भवती जो है महिलाओं को जो चीजें बांटी जाती हैं, और बच्चों को जो 200 दिन का आहार मिलता है, वो सारी चीजें इसी ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ये भी सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए कि वे नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ यह है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वे नहीं करते हैं। ये कथन किसका है? देखिए, कथन से भी प्रश्न आ गया। तो ऑप्शन ए है केस्ले LD, बी है ऑप्शन PRR सिन्हा, सी है जॉन डेवे, डी है रस्किन। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? रस्किन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा यह नहीं कि लोगों को वो बताया जाए वो नहीं जानते। शिक्षा वह है जो लोगों को उस तरह का व्यवहार करना सिखाया जाए जैसा वो नहीं करते हैं। ठीक है, आइए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? 23 नंबर का क्वेश्चन, डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो कि सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बजसत्र, बी है मस्तिष्क मंथन, सी है सेमिनार, डी है सम्मेलन। है ना, सम्मेलन। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी मस्तिष्क मंथन। इसमें देखिए क्या होता है मस्तिष्क मंथन में। तो मस्तिष्क मंथन छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो कि सॉरी, जो कि सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मस्तिष्क मंथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, डैश एक रॉड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। यानी कि एक रॉड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण आपका क्या कहलाता है? ए है चाक बोर्ड, बी है फ्लैनल ग्राफ, सी है फोटोग्राफ, डी है चित्रकला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी बी, फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ एक सैड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है। चलिए फिर देखते हैं। देखिए ये दृश्य शिक्षण हो गया, फ्लैनल प्लान कार्ड, अनेक चीजें, ये प्रसार शिक्षा के टॉपिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है और ये आपका होमवर्क है एक तरह से कह सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश 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 समूहों के नाम से जाना जाता है। ऐसा समूह को क्या कहते हैं? वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और वो उसमें शामिल होते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? ए है अनौपचारिक, बी है औपचारिक, सी है स्थानीय, डी है संरचनात्मक। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी औपचारिक। ठीक है, इसको ये थोड़ा समझते हैं। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, औपचारिक समूहों के नाम से जाना जाता है। औपचारिकेतर शिक्षण मान्यता प्राप्त एवं योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित होता है, किंतु शिक्षण क्षेत्र संस्थागत दायरों से बाहर होता है। इसका जुड़ाव व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र से होता है तथा यह लोगों को शिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से औपचारिक शिक्षा ये जो है औपचारिकेतर, और जो है शिक्षण जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं या किसी तरह से बीच में छोड़ दी है उनको देना है, और एक तरीके से जैसे हैं जिस हालत में जिस कंडीशन में उनको वैसे ही शिक्षित करना है, उनके व्यवहार को बदलना है, ये सारी चीजें उनके तौर तरीकों को सिखाना इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप डैश 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 हैं। देखिए होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया। ए है कमजोर, बी है दुबले, सी है पतले, डी है स्थूल खाए।
तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। स्थूलकाय या नाट्य मोटे फिगर के लिए भी परिधान की कटाई, सिलाई तथा अलंकरण सभी में आड़ी अर्थात जो है बेड़ेबल वाली रेखाओं का प्रयोग वर्जनीय है। इससे क्या होता है, तो वो और ज्यादा स्थूलकाय लगने लगता है, क्योंकि इससे नाटापन और मोटापन दोनों ही जो है बढ़े हुए दिखते हैं। ऊंचे कोट, दोहरे वक्ष वाले कोट, जैकेट, चौड़े योक, योक भी जो है एक तरह से आपका जो डिजाइन का पैटर्न है, बड़े बड़े कॉलर के परिधानों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि मोटे मोटे कॉलर, चौड़े जैकेट्स, चौड़े मुड्ढे वाले कपड़े और बड़ी प्रिंट वाले, और जो है कौन से, तो बेड़ेपन वाली डिजाइन अर्थात जो जो है पूरी 36 तरीके से, इनका प्रयोग क्या करना चाहिए, किसको बचना चाहिए, तो स्थूल काय को बचना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रतिजैवी डैश 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 भी कहलाते हैं। ए है विसैला, बी है वसा, सी है इम्यूनोग्लोबिन्स, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रतिजैवी हमारे क्या होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो आइए देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, ग्लोबुलिन्स कहलाते हैं प्रतिजैवी। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। एक मिनट। भूड में पहले कहाँ कहाँ, मेरी तो स्लाइड ही खिसक खिसक के गायब हो गई। एक मिनट। आते हैं हम प्रश्न पे। भूड में पहले नितंब आना, उसके बाद जो है टांगे आना, और फिर बाहें आना, और अंत में सिर आना, यह कैसी स्थिति है। ठीक है, देखिए आपने जो बताया था उसको हम जरूर करेंगे कोशिश। ये गर्भावस्था की बहुत सी चीजें छूट गई हैं, अभी इनको पढ़ाना है, कंप्लीट करेंगे इसको हम। और प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको कवर अप करेंगे हम। देखिए पीडीएफ बना दे रहे हैं, उसी से कंप्लीट करते हैं। काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको याद दिला दिया ये टॉपिक। ओके, देखते हैं जरा। भूड में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे, फिर बाहें, और अंत में सिर आना, ये कैसी स्थिति है। ए है बीज जन्म, सी है, बी है उपकरण जन्म, सी है प्राकृतिक जन्म, डी है तुरंत जन्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ब्रीच जन्म। इसी को उल्टा भी कहते हैं, उल्टा प्रसव भी कहते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, तो क्या है। ए आइए देखते हैं क्या है, आधारभूत उपापचय, बी है हमारी कैलोरी, सी है हमारी जूल, डी है कैलोरीमीटर। तो देखिए इसमें क्या होता है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, तो क्या है वो, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, आधारभूत उपापचय। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। स्थूल खाद्य बड़ी आंत को गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। यानी कि स्थूल खाद्य का मतलब जो हम बड़ी मात्रा में खाते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ये सारी चीजें। तो देखते हैं ऑप्शन ए है सत्य, बी है असत्य, सी है विवादित, डी है संबंधित नहीं है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा होने वाला ऑप्शन ए, सत्य है बात, क्योंकि स्थूल खाद्य बड़ी आंत को गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं करता है वे डैश 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 अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी कि देखिए हमने अभी जल्दी क्वेश्चन था अमीनो अम्ल के बारे में, तो बताया था कि 20 होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा भी हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गैर आवश्यक, बी है आवश्यक, सी है आंशिक, डी है असाधारण साधारण। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आवश्यक। प्रकृति में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्ल को बाहर से लेना पड़ता है।
इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा गया कि जो है कारण स्वरूप इन्हें क्रमशः अनिवार्य अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहते हैं। वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता है वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं और उनको हमको बाहर से लेना होता है, और वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर करता है और वो हमारे लिए अनावश्यक होते हैं, वो शरीर में ही बनते हैं, उनको हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता है। तो आइए कुछ देख लेते हैं। एक तरह से ट्रिक मैंने बनाई थी, ट्रिक भी है हमारी, और यहाँ पे देखिए लिखा था तो हमने उसको अपनी बुक में हल भी किया था। आइए देखते हैं। तो है एक जो है अर्जिनिन, फिर है स्टाडिन, फिर है आइसोलोसिन, फिर है ल्यूसिन, फिर है लाइसिन, फिर है मिथियोनिन। इसके बाद है हमारा मिथियोनिन के बाद फिनाइल एलेनिन, फिनाइल के बाद है थ्रियोनिन, फिर है ट्रिप्टोफैन, फिर है वैलिन। तो देखिए इसका एक ट्रिक है हिल पवट्टम। तो इसमें जो है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कौन कौन सी। देखिए अर्जिनिन का ए से हो गया, हिस्टाडिन एच हो गया, आइसोलोसिन आई हो गया, ल्यूसिन एल हो गया, लाइसिन फिर एल हो गया, मिथियोनिन एम हो गया, फिनाइन का जो है पी हो गया, वेलिन का वी हो गया, थ्रियोनिन का टी हो गया, ट्रिप्टोफैन का टी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो है इसके अलावा उसका भी है पास्ता, इसको जोड़ लीजिएगा, पास्ता 3G। ठीक है, 3G यानी कि जी 3 बार। ये जो है आपकी अनावश्यक की है, ये भी हम जो है हमारी, आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में आप खोलेंगे प्रोटीन की, विटामिन की, विटामिन के नाम से एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आपको वहां खोलेंगे तो वहां आपको सारी प्रोटीन, सारी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स सबका जो है आपको डिफाइन बहुत अच्छे से क्लास आपको मिल जाएगी। फिर देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश 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 घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। यानी जो घरेलू शर्करा है उसको साधारण रूप से जो है वैज्ञानिक रूप में क्या कहते हैं। ए है लैक्टोज, बी है माल्टोज, सी है सुक्रोज, डी है डेक्सट्रोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सुक्रोज। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। यह गन्ने में 10 से 12% तक की तथा चुकंदर में 12 से 15% तक की होती है। अल्प मात्रा में यह फल, शहद तथा कुछ अन्य विशेष चीजों में जैसे कि सब्जियां हो गई उनमें पाया जाता है। सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं। सुक्रोज जो है जल में घुलनशील है, यह रवे के रूप में मिलता है। ठीक है, सुक्रोज रवे के फॉर्म में होता है और वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें कहता है सुक्रोज घरेलू शर्करा जो का जो है वैज्ञानिक नाम है। इसमें ये क्या होता है, तो ये गन्ने के जो है में 10 से 12% तक की तथा चुकंदर में 12 से 15% तक की होती है। अल्प मात्रा में यह फलों और शहदों में भी पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो है सुक्रोज डाइसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं। सुक्रोज जल में घुलनशील है, यह रवे के रूप में मिलता है। इतने तक तो हमने बता ही दिया था। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है जल, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वसा। वसा क्या होता है, क्योंकि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भी हमको 4.2 कैलोरी मिलती है, जल और जैसे हमको बिल्कुल भी जो है कैलोरी हमको नहीं मिलती है। ये जो है सिर्फ
शरीर की और चीजों के लिए आवश्यक है, लेकिन यहाँ से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। और प्रोटीन से भी 4.2 कैलोरी मिलती है, वसा से हमें मिलती है 9 कैलोरी। ठीक है, तो सब आपके साथ ज्यादा देर तक टिकेगा कौन सा, जिसकी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। वसा शरीर की संचित शक्ति मानी जाती है। इसका प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की कमी के समय होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट के साथ ही जो है अधिक मात्रा में ले लेने पर यह विशेषकर पेट में चर्बी के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे जो है शरीर बाहर से जो है मोटा और स्थूलकाय दिखने लगता है। तले भोजन अधिक देर तक पचते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेलाग्रा डैश 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 की कमी से होता है। ए है थायमिन, बी है आयोडीन, सी है नियासिन, डी है राइबोफ्लेविन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नियासिन। पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। यह विटामिन विशेष रूप से यकृत और वृक्क में पाया जाता है। इसके अंतर्गत यह जो है हृदय, मस्तिष्क और खमीर, अंडे की जो है पीतक, गन्ने की सलोरे और अनाज की भूसी, अनेक चीजों में, ये ऐसी चीजों में पाया जाता है। हृदय, मस्तिष्क, खमीर, अंडे की पोषक, ठीक है, अंडे की जो है पीतक, गन्ने के सोरे और अनाज की भूसी में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो ये मिलता है नियासिन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ए है हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है लोहा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, लोहा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी है हमारा करेक्ट आंसर। लौह जो है लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है और शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिससे अरक्तता एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं। डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल में भाप में जो है कुछ देर तक गर्म करने की विधि है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्लॉटिंग, बी है कवरिंग, सी है ब्लांचिंग, डी है फ्रीजिंग। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्लीचिंग। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर पकाने की विधि को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बहुरेशी भोजन को डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। ऑप्शन ए है CFTRI, बी है NIN यानी कि निन, सी है WHO, डी है जो यूनिसेफ। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, भारतीय बहुदेशीय भोजन। देखिए अभी प्रश्न ऊपर था, जिसे मिलता जुलता हुआ सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, भोजन को CFTRI द्वारा तैयार करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ, तो मैसूर कर्नाटक में है CFTRI का। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है प्रश्न। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया। तो ए है 1951, बी है 1952, सी है 1953, डी है 1954। तो खाद्य मिलावट की रोकथाम हेतु अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1954। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष 1954 में पारित किया गया। वर्तमान समय में भोज्य पदार्थों में मिलावट का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है।
शुद्ध दूध, घी, शहद, पिसे हुए मसाले मिलना तो दुर्लभ हो गया है, जिसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण पाचन संस्थान, रक्त प्रसंचरण संस्थान, जो है नाड़ी संस्थान, संवेदी अनेक चीजों पर जो है बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। डैश जीवन को अर्थ देता है। ए है लक्ष्य, बी है मूल्य, सी है मानक, डी है धन। तो इसमें क्या करते हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्य। ठीक है, मूल्य जीवन को अर्थ देता है। मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे मनुष्य अपनी क्रियाओं के विभिन्न विकल्पों के चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मूल्य हमारी क्रियाओं के निर्देशक सिद्धांत होते हैं। मूल्य का अर्थ सभी के लिए भिन्न होता है, पर उसकी विशेषता जो है सभी लोगों के लिए एक समान होती है। ठीक है, अगला ये देखते हैं प्रश्न। दीर्घावधि लक्ष्य संभावतः डैश 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 समझे जाते हैं। तो जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए स्थायी, बी अस्थायी, सी है लचीला, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थायी। दीर्घ अवधिक लक्ष्य में संभावता डैश समझे जाते हैं, तो ये हमारे स्थायी होते हैं। दीर्घावधिक लक्ष्य जो तो संभवतः स्थायी समझे जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है, पूरे जीवन भर प्रत्येक परिवार लगातार मूल्यों को जो है भार प्रदान करता है और अपने उद्देश्य व प्रभावित जो है प्राप्ति के संबंध में अभिरुचियों से परिवर्तन करता है। इसमें क्या होता है, पूरे जीवन में प्रत्येक परिवार लगातार जो है मूल्यों का भार प्रदान करता है। जैसे दीर्घावधि में क्या हो गया, जैसे घर बनाना हो गया, जमीन खरीदना, प्लाट लेना, तो ये सब क्या है, दीर्घावधिक लक्ष्य है। ठीक है, ये थोड़े ही दिन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। काफी बनाना, देखिए यहाँ पर लक्ष्य से दो चीजें आ गई, क्या भी था, दीर्घावधि वाला। और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। कॉफी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है, यानी कि काफी बनाना कौन सा निर्णय है। ऑप्शन ए है हमारा आदतन, बी है तुरंत, सी है चेतन, डी है आपाती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉफी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है। निर्णय लेना अर्थात विचार करना, यह विकल्पों के मध्य चुनाव की प्रतिक्रिया है। इसमें करीब करीब सही और संभवतः गलत के मध्य चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो काफी बनाना क्या हो जाएगा, आदतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है हमारा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ये स्लाइड हमारी जो है बिल्कुल 5 GB डाटा की तरह भाग रही है। आप लोग जरा एक मिनट रुकिए, इसको हम जरा अपने लाइन पे ले आए, तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे प्रश्न पे। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड उसकी मेरी स्पीड से 4 से 8 10 गुना ज़्यादा है, मेरी तो इतनी हो ही नहीं सकती। एक मिनट बस, कृपया आप लोग धैर्य बनाए, पानी वानी पी ले थोड़ा सा, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी चलने वाली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो कहाँ से है, कार्य सरलीकरण से। तो प्रश्न पहले पढ़ने से पहले ही हम जान लें कि कार्य सरलीकरण का जो है ये किसने दिया है, तो ये मार्विन मुंडेल ने दिया है। ठीक है, देखिए आज ही था हमारा 50 डेज सीरीज में, इसीलिए कहते हैं इसमें जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हैं, कोशिश यही रहती है जो हमारी आप 50 डेज सीरीज पढ़िए, तो उसमें जो है पूरी 50 डे 1 से लेकर के 43 तक की जो क्लास है आप देख डालिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न बाहर का होगा। 80% तक का आपको सारे प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। देखिए अभी हाल ही की अब आप सिर्फ 4-5, आप मान लीजिए 39 से लेकर के 43 तक की क्लास देखिए, जितने अभी तक की क्वेश्चन पढ़े लगभग लगभग बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। तो 40 से जो है लेकर के 1 से 43 तक सारे आप लोग, एक हम कह रहे हैं कि एक रजिस्टर उठा लीजिए, सब उसमें लिख डालिए,
और जो लिखे तो मुझे प्लीज बताएं कमेंट करके कि मैम हमने सारे क्वेश्चन लिखे। 35 का ही है, लेकिन कुछ एक आध वीडियो है जिसमें शायद 50 क्वेश्चन भी हैं, नहीं तो 35 40 ऐसे ही रही हैं। तो मेरा मानना यही था कि ये सिर्फ आप इतने टॉपिक आपको रिवाइज करना है। तो चलिए देखते हैं भाई कार्य सरलीकरण के टॉपिक से प्रश्न। कौन सा है प्रश्न नंबर 42। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। डैश 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 प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। तो क्या है वह, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मानसिक, बी है पैडल, सी है दृश्य, डी है टर्सल। तो देखिए टर्सल का मतलब, जैसे टर्सल है अब हिंदी में लिख दिया गया, यही चीज थी 2021 टीजीटी में मोपिंग। तो टर्सल का मतलब होता है मोड़न, ठीक है, मोड़ना कह सकते हैं, एक तरह से घुमाव कह सकते हैं, ये होता है, ठीक है। पैडल का मतलब होता है पैरों का प्रयास, पैदल चलना और पैरों का प्रयास, ठीक है, पैर का प्रयास। मानसिक में आप जानते ही हैं कि जो हम चिंतन हो गया, आत्मचिंतन, आत्म सात्विकरण, ये सारी चीजें जो करते हैं वो उसमें आता है। दृश्य का मतलब कोई भी दृश्य। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दृश्य। दृश्य प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण अभी बता रहे हैं मार्विन रुंडेल का है। इन्होंने हाथ की गतियां, शरीर की गतियां, अनेक प्रकार की चीजें दी हैं। और ये किस लिए बना था, तो अमेरिकन एसोसिएशन आर्ट के द्वारा ये बनाया गया था अपंग लोगों के लिए और अन्य चीजें लोगों को कार्य को सरल करने के लिए। ये कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, कि जो है चीजें या इसका जो है नियम दिया था मार्विन रुंडेल ने। तो देखते हैं प्रश्न। कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। ए अच्छी, बी बेहतर, सी सर्वोत्तम, डी सबसे खराब। तो यहाँ पर देखिए सबसे खराब तो होगा ही नहीं, अच्छी, बेहतर और सर्वोत्तम सब लग रहा है सही, लेकिन करेक्ट आंसर आपके लिए शब्द कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन सी सर्वोत्तम। कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियां दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरल करेंगे और लेकिन अगर कार्य की गुणवत्ता में अगर कमी आ रही तो फिर वो वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। ये याद रखिएगा आप लोग। कार्य अच्छा भी होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी नहीं घटनी चाहिए, और किसी भी तरह से ऐसी कोई योजना लागू की जाए जिससे कार्य कम समय में हो सके, वो आएगा आपका कार्य सरलीकरण के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति जो है कार्य करने के तरीके को सरल करता है, समय व शक्ति को वेग को कम करता है, ऐसी कोशिश करता है, तो यह कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, क्या है हमारा प्रश्न। डैश 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 प्रबंधन निर्णयों पारस्परिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। डैश है, ऑप्शन ए है परिवार, बी है घर, सी है पर्यावरण, डी है कौशल। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी घर, ठीक है। घर जो है प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की जो है क्या है, एक कह सकते हैं श्रृंखला है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। डैश योजना को कार्यान्वित करना है। योजना को कार्यान्वित, योजना पहले सबसे आप पहले बता दीजिए कि ये कहाँ से प्रश्न है, तो होम मैनेजमेंट का प्रश्न है ना। और होम मैनेजमेंट में पहला ही है गृह प्रबंधन टॉपिक, उसके जो है कितने चीजें हैं, तो ये इसमें 3 आते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन में ही हम योजना का भी डिस्कशन करते हैं। तो ए है योजना, सॉरी आयोजना, बी है नियंत्रण, सी है मूल्यांकन, डी है ऊर्जित करना। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नियंत्रण। नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करना है, नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करना है। नियंत्रण योजना को सुनिश्चित करने हेतु किया गया परिणाम है। यह व्यवस्था को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें कि व्यवस्था की कला और विज्ञान सम्मिलित है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है। समस्या को परिभाषित करना जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कौन सा चरण है। ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन ए पहला। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्णय प्रक्रिया में पहला चरण है। निर्णय लेना अर्थात विचार करना है।
यह विकल्पों के मध्य चुनाव की क्रिया है। इसमें करीब करीब सही और संभवतः गलत के मध्य चुनाव किया जाता है। तो ये क्या है, समस्या को परिभाषित करना पहला है, फिर समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए हम ढूंढेंगे विकल्प, फिर उचित विकल्प, इस तरह से हम करेंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है ना, कौन सा दोनों का उदाहरण है? तो ए है ऊर्जा, बी है कौशल, सी है क्षमता, डी है रुचि। तो देखिए मानवीय और गैर मानवीय दोनों के बारे में बताया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। ऊर्जा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखिए जैसे कोई मशीन के द्वारा जो अगर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई और भी मशीन कार्य करने की, तो वो गैर मानवीय के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कार्य कर रहा है, ऊर्जा लगा रहा है अपनी, तो वो मानवीय के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य के अंदर की क्षमता होगी, तो इसलिए दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ए है समस्या, बी है हल, सी है वैज्ञानिक, डी है कलात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञापन का अनुप्रयोग। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? डैश कार्य निष्पादन और व्यवहारिक प्रयोगों में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए है अनाड़ीपन, बी है कौशल, सी है अक्षमता, डी है बेवकूफी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कौशल। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है कि ऐसा कौन सा अर्जन है जो आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है? तो ए है धन, बी है वास्तविक, सी है आत्मिक, डी है सामान। तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मिक। आत्मिक अर्जन जो है आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है, क्योंकि देखिए आत्मिक क्या, सेटिस्फेक्शन, मनुष्य को संतोष मिल जाता है। ठीक है, तो धन से इतना नहीं संतोष मिल पाएगा, और वास्तविक आत्मिक संतोष जब होता है, तो आनंद का अर्जन जब होता है, तो वो हमें हमारे आत्मिक संतोष के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डैश 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 वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। जो हमारी वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा उसको घटाता है क्या? ए है मजदूरी, बी है वेतन, सी है सेवाएं, डी है बचत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था में पूछा गया है, तो मजदूरी वृद्धावस्था में व्यक्ति कर नहीं सकता, वेतन भी उसको नहीं मिलेगा, सेवाएं भी किसी प्रकार की उसको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब वो जो है वृद्धावस्था में पहुंच गया तो वो कोई भी नौकरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर असुरक्षा को घटाएगा क्या? वो घटाएगा बचत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। तो देखिए सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। आज के युग में आज के युग में गृह संचालन एक जटिल समस्या है। इस समस्या की पूर्ति धन से ही संपन्न होती है। ये समस्याएं धन को जो है पूरी की जाती है। परिवार की आय एक सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है, परंतु फिर भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति उसके स्तर को सुधारने हेतु आकस्मिक संकट पर अनायास ही धन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए भविष्य की जो है असुरक्षा को क्या घटाएगा? बचत। अगर हम बचत करेंगे तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश का अर्थ है एक घर के अतिरिक्त भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को परिसंचरित करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ए है आस्पेक्ट, बी है वायु का आवागमन,
सी है संभावना, डी है म्यूरम। तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु का आवागमन। बंद जगह दोनों अथवा दीवारों से घिरे स्थान में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम संसाधनों कृत्रिम साधनों द्वारा शुद्ध जल एवं ताजा वायु का संचालन तथा इन स्थानों से अशुद्ध वायु का जो है बाहर की ओर निष्कासन क्या कहलाता है? तो वो संवातन कहलाता है। सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ ताजा वायु को शुद्ध वायु में श्वसन एवं दहन से उत्पन्न जो है अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को युक्त वायु को अशुद्ध वायु कहते हैं। देखिए जो शुद्ध वायु होती है वो वजन होती है, तो वो धीरे धीरे कमरे में नीचे बैठ जाती है, और जो अशुद्ध वायु होती है कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई वो हल्की हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है। तो ये वायु का आवागमन कहलाएगा। ये समझ लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। डैश रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था को संदर्भित करता है। यानी कि रेखा, रूप, रंग की संरचना को क्या संदर्भित करता है? ए है रूप, बी है आकृति, सी है सामंजस्य, डी है डिजाइन। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन डी, डिजाइन। यानी कि इन सब चीजों को मिलाकर क्या बनता है? तो वो बनता है डिजाइन। डिजाइन रेखाओं, रूपों, रंगों की संरचना की व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें क्या डिजाइन स्वरूप, रंग और पोत के चुनाव और व्यवस्था द्वारा रचित होती है, किंतु इसका परिणाम व्यक्ति के भाव के रूप में होता है, किंतु चुनाव और व्यवस्था करता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियम को संदर्भित है। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए है समानुपात, बी है संतुलन, सी है लय, डी है जोर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समानुपात। डिजाइन द्वारा सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से इसमें क्या होता है? संबंध के नियम से संदर्भित है। अनुपात संबंधों का नियम है। यह मांग है कि स्थान से सभी विभाजन आकर्षक रूप में एक दूसरे और संपूर्ण रूप से संबंधित हो जाए। यानी कि अनुपात जो है क्या है? संबंधों का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ए है ड्रावर, बी है मेज, सी है कुर्सी, डी है अपहोस्ट्री। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या होने वाला है? अपहोस्ट्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोस्ट्री भी कहते हैं। फर्नीचर आदि के आवरण के लिए जो है अपहोस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। कुशनदार फर्नीचर में इन्हें लगाया जाता है। इनके सॉरी चयन में भी मुख्य बातें दो ध्यान रखनी चाहिए। पहली यह कि यह फर्नीचर आदि के पीठ तथा कुशन ढककर उनकी रक्षा करे। दूसरी बात सुंदर हो और कमरे की सजावट में हाथ बटा सके। और उसमें जो है या आप ध्यान रखिए कि गद्देदार फर्नीचर के लिए भी इसको हम प्रयोग करते हैं शब्द का अपहोस्ट्री। उसके अलावा जो है कपड़े को जो ढकना, यानी सॉरी कपड़े से जो ढकते हैं, जो फर्नीचर को ढकने वाला कपड़ा, उसके लिए भी अपहोस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। ए है संरचना, बी है भ्रम, सी है प्रभाव, डी है वस्तु। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संरचना। संरचना जैसी होगी वो पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता कहलाती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आर्यच धनात्मक व्यक्ति एक आर्यच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम डैश भ्रूण होगा। तो भ्रूण का उसके क्या परिणाम निकलेगा? उसका अभिरक्त कैसा होगा? ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है मृत प्रसव, डी है परिपक्व पूर्व। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धनात्मक।
ठीक है। यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो उसका परिणाम धनात्मक भ्रूण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए अभी ये कल ही के क्वेश्चन में इसका हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट है, डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। ए है रागी, बी है गेहूं, सी है ज्वार, डी है बाजरा। देखिए जो ये ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसमें गेहूं से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। मोटे अनाजों में बहुत ज्यादा, ये पाचनशीलता के लिए भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रागी। रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या है। ए है कब्ज, बी है डायरिया, सी है एलर्जी, डी है उपयुक्त उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी। कब्ज, डायरिया, एलर्जी उक्त सभी शिशुओं की सामान्यतः दुग्धपान समस्याएं हैं। शैशवावस्था में छोटे बच्चों को प्रायः कब्ज, पेट फूल जाना, चुनने लगना, जुकाम, ऐठन आदि रोग हो जाते हैं। इन साधारण रोगों के प्रति भी माता को सदा सजग रहना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा डैश के दौरान दी जानी चाहिए। ए है उल्टी, बी है सामान्य जुकाम, सी है कॉलिक, डी है टॉन्सिल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टी। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा उल्टी के दौरान दी जा सकती है ताकि ये शरीर में निर्जलीकरण की समस्या को समाप्त कर सके। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट। डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ए है तीव्र, बी है धीमी, सी है प्रेरण, डी है औसत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरण। प्रेरण मतलब मोटर विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण। ठीक है, यानी कि प्रेरण विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। यानी कि ये जो गतिविधियां बच्चा करता है, नाखून काटना, अंगूठा चूसना, तो ये छोटे बच्चों की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन कब तक इसको हम इसकी गिनती में रखेंगे कि ये समस्या नहीं होगी, ये पूछा जा रहा है। ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 3 वर्ष। सॉरी, हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 3 वर्ष। 3 वर्ष तक का बच्चा नाखून काटना, अंगूठा चूसना, ऐसी चीजें करता है तो उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। उसके आगे अगर कर रहा है तो वो समस्या की बात है। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है। ए है बेसन, बी है चावल, सी है ज्वार, डी है बाजरा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बेसन। बेसन जो है साबुन बनाने के लिए बेसन प्रयुक्त होता है। बाकी चावल, बाजरा और ज्वार का तो कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है साबुन बनाने से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसन वैसे भी आप जानते हैं कि क्लीनिंग का काम करता है, लोग जैसे चेहरे पर भी लगा लेते हैं, और बेसन से कपड़े भी पहले धुले जाते थे, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। ए है वार्तालाप, बी है सोच, डी है एकाकीपन, सी ऑप्शन है एकाकीपन, डी है दयालुता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एकाकीपन। एकाकीपन छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। अगर बिल्कुल एकांत अकेला है बच्चा तो वो उसके अंदर डर जैसा बैठ सकता है। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीरता कमी के कारण होता है। ए है मरासमस, बी है स्कर्वी, सी है वेरी वेरी, डी है घुइंगा। तो देखिए प्रोटीन और कैलोरी पूछा जा रहा है, यानी कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरासमस। ठीक है, और यहीं पर अगर पेलाग्रा की बात होती है तो यहाँ पर विटामिन बी यानी कि वेरी वेरी पेलाग्रा होता है इसकी कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है तो विटामिन सी की कमी से। घेंघा होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है,
ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर सिर्फ कैलोरी की बात होती तो यहाँ पर क्या हो जाता रोग क्वासियोरकर, लेकिन प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, दोनों की कमी से मैरास्मस होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ लिखा भी है, मरासमस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग प्राय बच्चों में होता है। इस रोग में त्वचा में चर्बी की कमी होती है और इसके कारण ही त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और त्वचा लटक जाती है। हाथ पांव बहुत अधिक पतले हो जाते हैं और सिर बंदरनुमा हो जाता है। ठीक है, इसको मंकी फेस भी कहते हैं। बंदरनुमा चाहे पूरा सिर कर लीजिए या चेहरा मंकी फेस जैसा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोग जनक रोगाणुओं को खा लेना है। ए है असत्य, खा लेता है। बी है सत्य। सी है संबंधित नहीं है। डी है संदेहास्पद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सत्य। ठीक है, भोजन जो है संक्रमण भोजन में उपस्थित रोग जनक रोगाणुओं को खा लेता है। यह चीज क्या है, सत्य कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस डैश रेसा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है खनिज, बी है प्राकृतिक, सी है थर्मोप्लास्टिक, डी है नॉन थर्मोप्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खनिज। एस्बेस्टॉस क्या है, खनिज रेशा है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक जगत का। प्राकृतिक जगत में खनिज का रेशा है एस्बेस्टॉस। धातुओं को जो है धागे के रूप में परिवर्तित करने की प्रथा अप्रत्यक्ष प्राचीन है। रामायण महाभारत में इस बात का उल्लेखनीय है जो है किया गया है कि राजा रानियों के वस्त्र सोने चांदी के तारों से सुसज्जित रहते थे। बहुमूल्य धातुओं के सूत सस्ते प्रमुख जो है वस्त्रोपयोगी रेशे के साथ बटकर भी काम में लाया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए खनिज। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब्जियों के रेशे छूने में डैश होते हैं। ए है ठंडे, बी है निर्जीव, सी है चमकदार, डी है नर्म। जो सब्जियों के रेशे छूने से कैसे प्रतीत होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा ठंडे। सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे प्रतीत होते हैं। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 69 नंबर का, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रोम से जो है मित्र दिखता है। ठीक है, रेशम से है ना, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी देखने पर क्या करता है, रेशम से मित्र दिखता है। तो देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है सत्य, बी है असत्य, सी है संदर्भित नहीं है, डी है विवादित है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सत्य दिखता है। ठीक है, सत्य है ये। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी से नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, यह कथन सत्य है। इसके जंगली रेशम कीड़े ओक के पत्ते खाता है जिसमें टेटन की अधिक मात्रा रहती है। इसके धागे कड़ा, रुखड़ा तथा टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले होते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरलैसिंग धागों के ताने बाने में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं प्रश्न। इंटरलैसिंग धागों में ताने बाने में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बुनाई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अधिकांश वस्त्र निर्माण में बुनाई विधि से ही किया जाता है जिसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे चलते अनुदैर्ध्य में, है ना। धागों को जो है ताना कहा जाता है और अनुप्रस्थ काट को जो अनुप्रस्थ की तरह से काटे जाते हैं उनको बाना कहते हैं।
दोनों ओर से इन्हीं धागों को आप जो है आपस में फंसाने की प्रक्रिया द्वारा ही वस्त्र जो है तैयार होते हैं और इसका निर्माण होता है। देखिए यहाँ तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया है। फिर जो है अब इसके आगे का डिस्कशन हम जो है अपनी अगली क्लास में करेंगे। आधे प्रश्न हो गए हैं हमारे, आधे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 2 पार्ट में करके। इसी तरह से हम 2-2 पार्ट करके सारे ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब लगातार करेंगे, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की भी क्लास कंप्लीट हो गई। अब 125 किसी दिन हम मैराथन 1-2 दिन में ले लेंगे। उसके बाद फिर हम ये 50 डेज सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काजल जी आपने कहा था तो आप लोग देख लीजिएगा, प्रोवाइड करा दिए हैं। धीरे धीरे करके हम सारे कर लेते हैं, फिर देखते हैं अदर स्टेट का। लेकिन सबसे ज्यादा चीज है कि हम इसको देखेंगे। देखिए प्रश्न बस थोड़े ही यहाँ पर आप देखिए 70 से 80 प्रश्न बहुत नॉर्मल रहते हैं। थोड़े ही प्रश्न ऐसे हैं जो जो है क्या है, हमको थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है और कंपटीशन वही है, बाकी और कहीं पर कोई कंपटीशन नहीं है। ये चीज ध्यान में रखिए, बस उस जो बीच का अंतर है बारीकी उसको हमको खत्म करना है, यही जो है हमारा उद्देश्य है। तो हम जो भी चीजें बनाते हैं तो पहले उसको देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ से क्या करना, उस अकॉर्डिंग हम पीडीएफ बनाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे पार्ट के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। 70 क्वेश्चन तक का आंसर हमने इसमें नहीं किया है, आंसर करेंगे 70 क्वेश्चन का, नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है।